हेलो गाइस, मैं हूँ रिमिता। नेटफ्लिक्स पे कल ही रिलीज हुई मूवी एक क्लासिक हॉरर स्टोरी को आज मैं एक्सप्लेन करूंगी। अ क्लासिक हॉरर स्टोरी एक इटालियन हॉरर फिल्म है जिसकी मेन लीड में है मटिल्डा लर्ट्स। इनको हमने द रिंग और रिवेंज में भी देखा है। अगर आप एक कल्ट हॉरर मूवी पसंद करते हैं जिसमें काफी पेन हो, टॉर्चर हो और काफी भयानक सीन हो, तो ये मूवी आपके लिए है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसको बांध के रखा हुआ होता है। तभी हम वहाँ एक आदमी को आता हुआ देखते हैं जिसके हाथ में हथियार होता है और ये सब बाहर खड़ा कोई देख रहा होता है। अब सीन चेंज होता है जहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है एलिसा। एलिसा प्रेग्नेंट थी, उसको बेबी होने वाला था, लेकिन क्योंकि वो अपने काम के ट्रायल पे है और ट्रायल बेसिस के वक्त वो बेबी नहीं कर सकती, इसीलिए उसकी मॉम ने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया है ताकि वो बच्चे को अबॉर्ट कर सकें। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनमें है सोफिया और मार्क, जो कि एक कपल है। इन्हीं के साथ जा रहा होता है एक डॉक्टर जिसका नाम है रिकार्डो। और यहाँ हम एक और लड़के को देखते हैं जो कि अपना व्लॉग बना रहा होता है जिसका नाम है फेब्रिजियो। और ये सब साथ जा रहे होते हैं अपने अपने काम से। इनके साथ एलिसा भी जा रही होती है। हम देखते हैं कि सोफिया गेम खेल रही होती है जिसमें हॉरर मूवीज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्टर का ये मूव काफी अच्छा है, इस मूवी के एनवायरनमेंट को पहले से ही हॉरर बनाने का। हम देखते हैं कि ये लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं जिसमें एक खबर छपी थी कि एक माँ और बेटी गायब हो गई हैं। और यहाँ पे हमें एक और न्यूज देखने को मिलती है जिसमें मेयर के बारे में बताया गया था कि मेयर यहाँ के माफिया के अगेंस्ट है। दरअसल ये लोग इटली के नॉर्थ से साउथ जा रहे होते हैं और साउथ का एरिया इस नाम से बदनाम है कि वहाँ कई माफिया रहते हैं। हम देखते हैं कि बीच रास्ते ही एलिसा को उल्टी आने लगती है और ये लोग गाड़ी रोक देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि रिकार्डो किसी से बात कर रहा होता है और वो काफी परेशान लगता है। इसके बाद मार्क कहता है कि अब वो गाड़ी चलाएगा और मार्क गाड़ी चलाने लगता है। मार्क और फेब्रिजियो बात कर रहे होते हैं और मार्क ने काफी पी ली थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सामने सड़क पे एक मरा हुआ हिरन पड़ा होता है। फेब्रिजियो स्टीयरिंग घुमाता है ताकि उनकी गाड़ी उस हिरन पे न चढ़ जाए, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी एक पेड़ से जाके टकरा जाती है। हम देखते हैं कि मार्क के घुटने पे बहुत गहरी चोट आ गई थी, उसका घुटना टूट गया था। अब ये लोग मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। जब ये लोग बाहर जाके देखते हैं तो पाते हैं कि वहाँ कोई भी रोड नहीं थी। उनकी गाड़ी दरअसल एक जंगल में आ गई थी और सामने एक घर बना था। अब ये लोग उस घर में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है, जिसके बाद ये लोग वापस आ जाते हैं। अब रिकार्डो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। मार्क को यकीन नहीं हो रहा था कि वो लोग जंगल में फंस गए हैं, जिस पर रिकार्डो उस पर गुस्सा करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिकार्डो और फेब्रिजियो रोड ढूंढने निकल जाते हैं और इधर गाड़ी में रुक के सोफिया और एलिसा बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे पता चलता है कि सोफिया एक 3D ज्वेलरी की कंपनी चलाती है और एलिसा कंसल्टिंग जॉब में है। इधर जंगल में चलते चलते रिकार्डो और फेब्रिजियो को सामने सैटेनिक रिचुअल की चीजें मिलती हैं जो वहाँ किसी ने लटकाई हुई थी, जिसपे फेब्रिजियो कहता है कि उन्हें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि जानवर की लाश पे जो खून लगा है वो अभी भी ताजा है और वो लोग लौट के यहाँ आ सकते हैं। इसके बाद फेब्रिजियो और रिकार्डो वहाँ से चले जाते हैं। इधर जब एलिसा गाड़ी के बाहर देखती है तो पाती है कि सामने घर का दरवाजा खुला हुआ था, यानी उस घर में कोई आ चुका है। अब वो उस घर में देखने जाती है कि वहाँ कोई है या नहीं, जहाँ उसे कुछ लोगों की तस्वीरें मिलती हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए थे। और तभी वहाँ एक दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। जब एलिसा उस कमरे के अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ कई मोमबत्तियां जल रही होती हैं और सामने दीवार पे पेंटिंग लगी थी जिसमें से पहले की आंखें नहीं है लेकिन वो घने अंधेरे में भी तुम्हें देख सकता है। दूसरे के कान नहीं है लेकिन वो फिर भी तुम्हें सुन सकता है। और तीसरे के पास बोलने के लिए मुंह नहीं है, लेकिन अगर आप कभी उसे देखें तो कुछ भी बोलने की हिम्मत मत करिएगा। इन तीनों ही के पास घोड़े हैं जिनके पंख हैं और ये है सॉन्ग ऑफ डेथ। दरअसल ये लेजेंड्स हैं ओसो, मोस्त्रोसो और कारकैग्नोसो के। दरअसल ये 3 भाइयों की कहानी है जो कि दूसरी दुनिया के हैं। कई साल पहले लोग भूखमरी से मर रहे थे, तभी इन तीनों ने लोगों को बचाने का वादा किया, लेकिन एक शर्त पे कि लोगों को इन्हें एक सैक्रिफाइस देना होगा। और गांव वाले ने सैक्रिफाइस के लिए एक औरत को चुन लिया जिसमें पहले उन्होंने उसकी जबान काटी और फिर उसकी आंखें निकाल दी। और यही 2 चीजें इन 3 में से 2 लेजेंड्स की खासियत है, यानी जबान ना होना और आंखें ना होना। उस औरत के खून से इन्होंने गांव को तो भुखमरी से मुक्त करा लिया, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। इन गांव वालों को इन लेजेंड का हिस्सा बनना पड़ा जो कि अब इनका ग्रुप है। ये कहानी फेब्रिजियो इन लोगों को सुना रहा होता है क्योंकि उसकी दादी ये कहानी उसे बचपन में सुनाया करती थी, लेकिन इस कहानी पे कोई भी विश्वास नहीं करता। इन लोगों को ये कहानी बकवास लगती है। अब ये लोग फैसला करते हैं कि कल ये लोग ये जगह छोड़ देंगे और क्योंकि मार्क चल नहीं सकता इसीलिए उसे मदद की जरूरत पड़ेगी और ये लोग मार्क को लेने वापस आएंगे। अब ये लोग वापस गाड़ी के अंदर जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि मार्क अपने आप को इसका जिम्मेदार मानता है, लेकिन फेब्रिजियो को इन सब पे हंसी आती है
कि ये सब अचानक से उनके साथ कैसे हो गया। ये सब तो एक क्लासिक हॉरर मूवी के लिए परफेक्ट होता है। ऐसी ही सिचुएशन में अब फंस चुके हैं। इस बीच फ्रेडरिजियो को टॉयलेट आती है और वो जंगल की ओर निकल जाता है, जब वहाँ उसे 2 आदमी खड़े हुए दिखते हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ था। इधर एलिसा अपनी मॉम को मैसेज करने की कोशिश करती है, लेकिन एक भी मैसेज सेंड नहीं हो रहा था। तभी इन लोगों को उस घर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनने के बाद सोफिया और एलिसा उस घर के अंदर जाके देखने की कोशिश करते हैं। इधर फ्रेडरिजियो घबराते हुए आता है और रिकार्डो से कहता है कि उसने कुछ लोगों को देखा है और उनको यहाँ से भाग जाना चाहिए। इधर सोफिया और एलिसा एटिक में जाते हैं और उनका पीछा करते हुए रिकार्डो और फ्रेडरिजियो भी आते हैं। जब वो देखते हैं कि सामने एक लड़की को कैद किया गया था, जिसको जादू टोने वाली चीजों में बांध के रखा गया था। वहीं पे वो लोग एक बॉटल को भी देखते हैं। यहाँ लोगों को ये भी पता लगता है कि उस लड़की की जबान काट दी गई थी। ये लोग इस लड़की को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, लेकिन रिकार्डो यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ सायरन बजने लगता है और हर जगह रेड लाइट जलने लगती है। ये लोग खिड़की से देखते हैं कि इनकी गाड़ी के पास 3 लोग मार्क को खींचते हुए ला रहे थे। ये देख के सोफिया मार्क की मदद करने के लिए जाती है, लेकिन रिकार्डो उसको रोक लेता है, क्योंकि अगर इन कल्ट के लोगों ने इनको देख लिया तो ये लोग भी जिंदा नहीं बचेंगे। हम देखते हैं कि 3 लोग अंदर आते हैं, जिन्होंने सेम वैसे ही मास्क पहने हुए थे जैसे कि एलिसा को उस पेंटिंग में दिखे थे, और ये लोग मार्क को बांध के लटा देते हैं। सबसे पहले ये लोग हथौड़े से मार्क के दोनों पैरों को तोड़ देते हैं और इसके बाद लोहे की एक मशीन से उसकी दोनों आंखों को फोड़ देते हैं और उसकी लाश को घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। ये सब कुछ ऊपर एटिक में सोफिया और बाकी लोग देख रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। सोफिया मार्क की मौत से शॉक में थी। रिकार्डो उस बच्ची को छुड़वाता है और एलिसा से कहता है कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब ये लोग सोफिया को लेके एटिक से नीचे आते हैं और फैसला करते हैं कि वो इसी वक्त इस जगह को छोड़ के चले जाएंगे। अब ये सब लोग उस छोटी सी बच्ची के साथ जंगल से भागने की कोशिश करते हैं। भागते भागते वो लोग एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत सारी टूटी हुई कारें पड़ी हुई थी, लेकिन सारे लोग गायब थे। अब रिकार्डो और सोफिया में बहस होने लगती है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। रिकार्डो इन सब का जिम्मेदार मार्क को मानता है, लेकिन सोफिया ऐसा नहीं मानती। वो रिकार्डो से पूछती है कि आखिर तुम किस तरह के डॉक्टर हो, क्योंकि डॉक्टर ज्यादातर या तो फ्लाइट्स लेते हैं या खुद की ही कार से ट्रैवल करते हैं। वो पूछती है कि आखिर रिकार्डो उन लोगों के साथ क्यों आया। सोफिया रिकार्डो को मार्क की मौत का जिम्मेदार मानती है, लेकिन रिकार्डो कहता है कि उसका काम है लोगों को क्योर करना, ना कि उनको रेस्क्यू करना। एलिसा इन दोनों को शांत कराती है और कहती है कि वो बस एक एक्सीडेंट था और उसमें मार्क की कोई भी गलती नहीं है। अब वो छोटी बच्ची और एलिसा बैठ के बात कर रही होती हैं। अब वो छोटी बच्ची अपनी डायरी एलिसा को पढ़ने के लिए देती है, जिसमें उसकी फैमिली की फोटो थी। एलिसा उससे पूछती है कि क्या इस जंगल से निकलने का कोई रास्ता है, जिसपे वो लड़की कहती है कि दरअसल ये कोई जंगल नहीं है। अगर ये कोई जंगल नहीं है तो आखिरकार ये क्या चीज है। अब इन लोगों को वापस वही सायरन सुनाई देता है, जिस पे रिकार्डो कहता है कि उन्हें यहाँ से जाना होगा, और चलते चलते ये लोग वापस उसी घर तक पहुँच जाते हैं जिस घर को ये लोग छोड़ के भागे थे। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। ये लोग घूम के वापस उसी जगह आ गए थे। इस बात को लेके रिकार्डो फ्रेडरिजियो पे गुस्सा करता है, जिसपे फ्रेडरिजियो कहता है कि वो लोग सही दिशा में जा रहे थे, इन लोगों को साउथ ही जाना था। रिकार्डो को लगता है कि शायद वो कोमा में है या फिर वो कोई बुरा सपना देख रहा है, लेकिन ये कोई बुरा सपना नहीं था। यहाँ सोफिया कहती है कि बाहर रहने से ज्यादा सही है कि वो घर के अंदर रहें, क्योंकि बाहर रहना ज्यादा खतरनाक है। और ये लोग प्लान बनाते हैं, जब रात में सैटेनिक कल्ट के लोग यहाँ आएंगे तो ये लोग उन लोगों के साथ इस घर को भी आग लगा देंगे। अब रात हो जाती है। ये सब लोग अंदर बैठ के बियर पी रहे होते हैं। फ्रेडरिजियो को रात में पहरा देना था, इसीलिए वो बियर नहीं पीता है। और यहाँ ये लोग एक दूसरे से अपने बारे में शेयर करते हैं। जब हमें पता चलता है कि रिकार्डो एक डॉक्टर था, लेकिन उसने कुछ रूल्स तोड़ दिए थे, जिसकी वजह से उसकी पेशेंट की मौत हो गई। और उसने गुस्से में अपनी वाइफ से कुछ ऐसा कह दिया था जो उसे नहीं कहना चाहिए था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ छोड़ के उसे चली गई। यहाँ फ्रेडरिजियो भी अपनी कहानी सुनाता है कि जब वो नॉर्थ के लोगों से मिला तो उन्होंने फ्रेडरिजियो से कहा कि तुम साउथ से हो और तुम एक माफिया हो। फ्रेडरिजियो ने बहुत बार उनको समझाने की कोशिश की कि हर इंसान माफिया नहीं होता, लेकिन वो लोग सुनने को तैयार नहीं थे, इसीलिए फ्रेडरिजियो ने उन्हें मार दिया। फ्रेडरिजियो के ये जोक सुन के सभी लोग हंसने लगते हैं। रात हो जाती है और सब लोग सो जाते हैं, लेकिन सोफिया और एलिसा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जब सोफिया बताती है कि वो जानती है कि एलिसा प्रेग्नेंट है और कहती है कि हम लोगों को पहले ही पता लग गया था। सोफिया अपनी अंगूठी एलिसा को देती है। वो एलिसा को वो अंगूठी गिफ्ट के तौर पे देती है। ये सब लोग सो जाते हैं। तभी अचानक सायरन वापस बजने लगता है, लेकिन सिर्फ एलिसा जागती है। जब वो बाहर जाती है तो पाती है कि कल्ट के लोगों ने सोफिया और रिकार्डो को बंदी बना लिया है। तभी पीछे से फ्रेडरिजियो आता है और एलिसा को लेके वापस घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। फ्रेडरिजियो और एलिसा खिड़की से सब कुछ देख रहे होते हैं। कल्ट के लोगों ने उस छोटी बच्ची को भी वापस कैद कर लिया था।
अब एक आदमी वो कटी हुई जबान सबको दिखाता है और ये लोग कुछ आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि बाकी के दो लेजेंड सोफिया और रिकार्डो की आंख निकाल लेते हैं और वहाँ बने एक मुंह में लगा देते हैं। अब ये सब लोग अपने गले में बंधी घंटी बजाना शुरू कर देते हैं और जिस चेहरे में सोफिया और रिकार्डो की आंख लगाई थी उसको ये लोग ऊपर लटका देते हैं, जिसके बाद बाकी के दोनों लेजेंड सोफिया और रिकार्डो का गला काट देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ये देख के एलिसा एकदम टूट जाती है। तब फेब्रिज़ियो उसे शांत कराने की कोशिश करता है और सामने एलिसा को बियर की बोतल दिखती है और तब उसे सारी बात समझ में आती है कि जब सायरन बज रहा था तो वो लोग टाइम पे नहीं उठ पाए और उनके बीच सिर्फ फेब्रिज़ियो ही ऐसा था जिसने बियर नहीं पी थी। वो फेब्रिज़ियो से पूछती है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, जिसपे फेब्रिज़ियो कहता है कि वो और एलिसा ही अब जिंदा बचे हैं और फेब्रिज़ियो को काफी डर लग रहा है। फेब्रिज़ियो रोते हुए एलिसा के गले लगता है जब एलिसा को एक औरत की आवाज आती सुनाई पड़ती है जो फेब्रिज़ियो से कह रही थी कि उसको डियर के पास लेके जाओ। अब एलिसा समझ गई थी कि ये सब कुछ एक सेटअप है। वो फेब्रिज़ियो के कान में लगी डिवाइस को निकाल लेती है और उस औरत से पूछती है कि तुम कौन बोल रही हो। फेब्रिज़ियो उससे वो डिवाइस वापस मांगता है और यहाँ पे फेब्रिज़ियो अपना आपा खो देता है। वो एलिसा को गालियां देना शुरू करता है और कहता है कि तुमने सब कुछ खराब कर दिया, जिसके बाद वो किसी से कहता है कि इसको यहाँ से ले जाओ और हम देखते हैं कि उसी कल्ट का एक आदमी आता है और एलिसा को अपने साथ ले जाता है। लेकिन आखिरकार ये लोग हैं कौन? अगले दिन एलिसा की आंख बाहर टेबल के सामने खुलती है जहाँ पे कई लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं और वहीं सामने एक औरत बैठी हुई थी जो कि माफिया की हेड है। अब ये औरत एलिसा के पास आती है और कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन अगर तुम मरोगी नहीं तो मैं इन लोगों का ख्याल कैसे रखूंगी। एलिसा रोने लगती है और वहाँ बैठे सारे लोग उसकी नकल उतारना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो औरत इन लोगों को रोक देती है और उन लोगों से कहती है कि वो अपना खाना एंजॉय करें और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एक आदमी एलिसा को एक कमरे में लेके जाता है जहाँ सामने एक स्क्रीन लगी होती है जिसपे कई सारे रूम्स की फुटेज चल रही होती है। ये सब वही जगह थी जहाँ पे एलिसा लोग जा चुके थे, मतलब ये सारे लोग एलिसा लोगों पे पहले से ही नजर रख रहे थे। और तभी स्क्रीन पे हम फेब्रिज़ियो को देखते हैं जो कि लाइव एलिसा से बात कर रहा होता है। एलिसा उस छोटी बच्ची के बारे में पूछती है जिस पर फेब्रिज़ियो बोलता है कि वो कोई स्पॉइलर देना नहीं चाहता है। एलिसा पूछती है कि क्या तुम यही काम करते हो कि मरते हुए और टॉर्चर करते हुए लोगों की फिल्में बनाना, जिस पे फेब्रिज़ियो कहता है कि ये एक हॉरर मूवी है। ये सुन के एलिसा जोर से हंसने लगती है और कहती है कि क्या मैं इस तरह मरने वाली हूँ एक लूजर की मूवी में एक्ट करने के बाद, जिसमें विलेंस का नाम है ओसो, मोस्त्रोसो और कारगैग्नोसो। ये सुन के फेब्रिज़ियो भड़क जाता है। वो कहता है कि यही तीनों माफिया के फाउंडर हैं जिन्होंने माफिया की शुरुआत करी थी और उसने इन तीनों को फ्रेडी, जेसन और लेदर फेस में बदल दिया। वो अपने आप को एक जीनियस समझता है। उसके हिसाब से अगर वो यूएस में होता तो लोगों ने उसे सीक्वल के लिए साइन कर लिया होता, लेकिन एलिसा का मानना था कि फेब्रिज़ियो की मूवी बाकी मूवीज की कार्बन कॉपी है, जिस पे फेब्रिज़ियो कहता है कि जब तुम टीवी ऑन करते हो तो तुम सिर्फ लोगों को मरते हुए देखते हो, जहाँ पे एक स्टूडेंट अपने ही फ्लैटमेट को मार डालता है, माँ अपने बच्चे का गला घोट देती है और हस्बैंड अपनी वाइफ को चाकू मार के बुरी तरह मार डालता है। और ये सब तुम लोगों के लिए ड्रग से भी ज्यादा अच्छा है क्योंकि तुम लोग यही सब देखना पसंद करते हो। मैं तुमको वही दिखा रहा हूँ जो तुम लोग देखना पसंद करते हो। वो एलिसा से कहता है कि तुम लोगों को सबसे ज्यादा यही देखना अच्छा लगता है और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। और ये कहने के बाद फेब्रिज़ियो ऑफलाइन चला जाता है। हम देखते हैं कि एलिसा ने अपने हाथ उन कीलों से आजाद करवा लिए थे और जब वो बाहर जाके देखती है तो पाती है कि ये सब कुछ एक सेटअप था जहाँ पे ये शूटिंग चल रही होती है। उसे वहाँ उसी छोटी लड़की की फ्रॉक टंगी हुई मिलती है। इसके बाद वो एक और जगह जाती है जहाँ पे उन 3 लेजेंड्स के मास्क रखे हुए थे और उन्हीं के साथ कैमरास भी रखे हुए थे। इधर हम देखते हैं कि फेब्रिज़ियो किसी से बात कर रहा होता है और उसको आइडिया बता रहा होता है कि कैसे वो इस मूवी को और अच्छा टर्न दे सकता है। और फेब्रिज़ियो जिसे बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि वही छोटी बच्ची थी जो कि एकदम ठीक थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ था और वो अच्छी तरह बोल सकती है। ये सब कुछ एलिसा देख लेती है कि किस तरह उसे धोखा दिया गया है। अब ये बच्ची वापस उस फ्रॉक को पहन के तैयार होती है। दरअसल ये बच्ची एक एक्टर थी जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक एक्ट करती आ रही थी। जब ये बच्ची बाहर जाने लगती है तो देखती है कि सामने एलिसा उसी मास्क को पहन के गन के साथ खड़ी होती है और उस बच्ची को शूट कर देती है। ये देख के फेब्रिज़ियो बाहर आता है और एलिसा उसके पैरों पे गोली मार देती है। और अब एलिसा ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि फेब्रिज़ियो को ये सब रिकॉर्ड करना बहुत पसंद है। फेब्रिज़ियो एलिसा से कहता है कि वो उसे छोड़ दे, जिसपे एलिसा कहती है कि तुम बहुत बोलते हो।
और एलिसा बंदूक उसके मुंह में रख देती है और शूट कर देती है, जिससे फेब्रिजियो की वही मौत हो जाती है। दोस्तों, अब आप लोग पूछेंगे कि अगर ये सब शूटिंग हो रही थी तो बाकी के लोग कहाँ थे? तो मैं आपको बता दूं कि फेब्रिजियो ने मरने से पहले एलिसा को बताया था कि बाकी के लोग उस घर में उसका इंतजार कर रहे हैं, यानी वो सब लोग यहाँ नहीं बल्कि उस घर में थे। फेब्रिजियो को मारने के बाद एलिसा रिकॉर्डिंग बंद कर देती है और अब वो जंगल में चली जाती है, जहाँ उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है और वो उस तरफ बंदूक तान देती है। लेकिन जब वो सामने देखती है तो वहाँ एक लड़का खड़ा था। वो देखती है कि वो लड़का फेंस की तरफ भागता है और फेंस से होते हुए दूसरी तरफ निकल जाता है। अब एलिसा भी उस फेंस से होते हुए दूसरी तरफ आती है। दरअसल ये एरिया मिलिट्री एरिया था। जब एलिसा उस फेंस को पार करती है तो देखती है कि वहाँ लोग बीच पे बैठे हुए थे और एंजॉय कर रहे होते हैं। एलिसा जब अपना फोन चेक करती है तो देखती है कि सारे मैसेज उसकी मॉम को पहुंच गए थे, यानी कि अब वो एकदम सेफ है। लेकिन एलिसा को ऐसी हालत में देख के लोग हैरान हो जाते हैं और वहाँ के सारे लोग एलिसा की इस हालत को रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि एलिसा समुद्र में जाके अपने आप को डुबा लेती है और बस मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि लोग इस रिकॉर्डिंग के बारे में चैट कर रहे होते हैं और अपने कमेंट्स पोस्ट कर रहे होते हैं, जैसा कि अभी आप लोग मेरी इस एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद कमेंट करने वाले हैं। हम देखते हैं कि एक आदमी ने इस चैट को ज्वाइन किया था और वो इन लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा होता है। इस क्लिप के बारे में जानने के बाद वो उस वेबसाइट पे जाता है और उस मूवी की क्लिप को देखता है, जिसके बाद वो उसको डिसलाइक करके चला जाता है। दोस्तों, एंड में एलिसा के साथ क्या हुआ ये मूवी में क्लियर नहीं बताया है कि वो जिंदा बची या मर गई। दरअसल इस मूवी में जिन लेजेंड्स को यूज किया गया है, जो कि है ओसो, मोस्ट्रोसो एंड कार्कैग्नोसो, उनकी कहानी वास्तव में इटालियन माफिया से जुड़ी हुई है। दरअसल ये तीनों स्पेनिश योद्धा थे जो बाद में माफिया बन गए। इस मूवी के जरिए हमें डार्क वेब की एक सच्चाई दिखाई गई है। जैसे कि लोग डार्क वेब में जाके ऐसे वीडियोस को सर्च करना पसंद करते हैं जिसपे काफी सारा खून खराबा और टॉर्चर भरा हुआ हो, और इन लोगों को टॉर्चर करने का सेटअप फेब्रिजियो ने पहले ही सेट कर दिया था। इस मूवी ने एक चीज एकदम साफ कर दी है कि आजकल लोग टॉर्चर, स्लैशर और खून खराबा देखना पसंद करते हैं। इसीलिए ऐसा कंटेंट काफी डिमांड में है और शायद यही आगे आने वाला फ्यूचर भी है। इसीलिए फेब्रिजियो ने फिल्म को इस तरह फिल्माना ज्यादा सही समझा, क्योंकि उसने एकदम ठीक कहा था, क्योंकि तुम लोग देखते हो इसीलिए मैं ऐसी मूवीज बनाता हूँ। मैं आपको बता दूं कि इन सब के पीछे जो औरत थी वो एक माफिया है जो इस कल्ट को चला रही है और फेब्रिजियो इसी माफिया का बेटा है। इसीलिए आप शुरुआत से ही फेब्रिजियो को माफिया के बारे में बात करता हुआ देखेंगे। इस कल्ट को 3 लेजेंड्स का रूप दिया गया है। इस कल्ट के लोग दरअसल एक्टर्स हैं जो कि माफिया के साथ मिलकर काम करते हैं। इसीलिए माफिया ने एलिसा से कहा था कि अगर तुम मरोगी नहीं तो मैं इन लोगों को पालूंगी कैसे, यानी जब तक एलिसा की मरने की वीडियो वो नेट पे नहीं बेचेगी तब तक वो इन लोगों को पैसे कैसे देगी और ये कल्ट कैसे चलेगा। जैसा कि मूवी के सीन्स में दिखाया गया है कि एलिसा को बचाने के बजाय लोग उसकी वीडियो बना रहे थे। हमारी दुनिया की रियलिटी भी कुछ ऐसे ही है, जहाँ लोग एक दूसरे की मदद करने की बजाय हर चीज को सोशल मीडिया पे पोस्ट करने की होड़ में लगे रहते हैं। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर में छपी जो न्यूज ये लोग पढ़ रहे थे कि एक बेटी और माँ गायब हो गई, दरअसल ये वही औरत है जो मैं स्टार्टिंग में बंधी हुई दिखी थी। जब आप इस मूवी में फेब्रिजियो का कैरेक्टर देखेंगे तो आपको शुरुआत से ही फेब्रिजियो का कैरेक्टर कुछ अजीब सा लगेगा। इनके सैटेनिक कल्ट के जो लेजेंड्स थे वो 3 लेजेंड्स जिनकी आंखें, कान और मुंह नहीं है, इसी ढंग से लोगों को मारा करते थे, उनकी जबान काट के, उनकी आंखें निकाल के। ये मूवी कई मूवीज का मिक्सचर है, जैसे कि रॉन्ग टर्न या कैबिन इन द वुड्स या और भी बहुत सारी। जब मैंने इस मूवी को देखा तो मुझे इस मूवी का फील रॉन्ग टर्न जैसा लगा, जिसमें कुछ मास्क पहने हुए लोग भटक गए लोगों का शिकार करते हैं। इस मूवी में कुछ टॉर्चर सीन को बहुत ही भयानक तरीके से दिखाया गया है। और अब आप बताइए, क्या आपको स्लैशर मूवीज बाकी हॉरर जॉनर की मूवीज से ज्यादा पसंद है कि नहीं? तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन इटालियन हॉरर मूवी अ क्लासिक हॉरर स्टोरी को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।